नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के यूपी मंत्रा पे जुड़े हैं आप। सुबह के 9 बज चुके हैं। समय है आपका डेली करंट अफेयर्स का। डेली करंट अफेयर, जहां देश विदेश के प्रमुख समाचारों का संकलन लेकर मैं उपस्थित हो जाता हूं आप सभी के लिए, जिसका सोर्स जो है वो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, डाउन टू अर्थ जैसे प्रमुख समाचार पत्र हैं। यहाँ से हम सोर्स लेकर आपके लिए समाचार लेकर आते हैं, और जिसका विश्लेषण आपके आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो फटाफट जो है वो आप सभी लोग जो है वो क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, और अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो क्लासेस के लिंक को साझा कर दीजिए। उन्हें भी आमंत्रित कर दीजिए कि वो भी इस क्लास का जो है वो लाभ उठा सकें। दोस्तों, इस समय आप जुड़े हैं अनअकैडमी पर, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एस के लिए। और अभी तक यहाँ आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप एसेस कर सकते हैं अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ। इसके लिए करना क्या है दोस्तों, इसके लिए आपको कोड जो यूज करना है, वो कोड जो है वो है आपका अनूप 10। और इस कोड के माध्यम से जो है वो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या जो भी फ्री क्लासेस है उसका आप लाभ उठा सकते हैं। फटाफट अपने सारे मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को शेयर कर दीजिए कि सभी जो है वो क्लासेस को ज्वाइन करें, है ना। सभी स्टूडेंट जो हैं वो क्लासेस को ज्वाइन करें। मुकेश कुमार, अलका तिवारी, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये मेरा प्रोफाइल है, ये अनअकैडमी पर मेरा टेलीग्राम का लिंक है। आप इस टेलीग्राम के लिंक के माध्यम से जो है वो जुड़ सकते हैं, जिसके बाद आपको जो भी क्लासेस से संबंधित जो जानकारी होंगी, क्लासेस की जो पीडीएफ है, वो वहाँ आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, आप सभी की मांग पर जो है एक बार फिर से अनअकैडमी लेकर आया है अनलॉक 20। अनलॉक 20, जिसमें कि आज रात 12 बजे तक अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और नए मोबाइल नंबर और नए ईमेल आईडी का प्रयोग करते हैं, तो आपको अनूप 10 कोड प्रयोग करने पर जो नॉर्मली 10% का ऑफ होता है, उसके जगह पर 20% का जो है ऑफ मिलेगा। कोड क्या यूज करना है, कोड अनूप 10 यूज करना है। किसी भी कोर्स के लिए जो है ये कोड वैलिड है, 20% ऑफ मिलेंगे। ध्यान रखिएगा कि जो स्टूडेंट्स के पहले से कोर्स परचेज कर चुके हैं, जिन्हें उन्हें पहले से जो है सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, अगर वो रिन्यू कर रहे हैं तो नए मोबाइल नंबर और नए ईमेल आईडी का ही प्रयोग करें। अतिरिक्त जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आज रात 12 बजे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। और आज का पहला न्यूज आपके सभी की स्क्रीन पर द हिंदू से लिया हुआ न्यूज है सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली टू इंक्लूड रिलीजियस स्कूल अंडर राइट टू एजुकेशन। The Supreme Court on Friday refused to intervene in the petition challenging section of Right to Education Act 2009, which exclude Vedic Pathsala, Madrasa and institution imparting religious education from its ambit. Petitioner had challenged section in Act excluding Vedic Pathsala and Madrasa. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्या किया है कि रिजेक्ट किया है। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो याचिका दायर की गई थी, जिसमें कि बात की गई थी कि राइट टू एजुकेशन के तहत जो है ना, जो भी आपके मदरसा है या जो वैदिक पाठशाला है, इसमें भी इसको लागू किया गया। तो उस पर जो है वो मना किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया हम शिक्षा के अधिकार के दायरे में जो है वो मदरसा और वैदिक स्कूलों को जो है नहीं ला सकते, हम इसके अंदर जो है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। दोस्तों, इस समय आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में एक मुद्दा चल रहा है। वैसे इस मुद्दे पर मैंने विस्तृत चर्चा आप सभी के साथ पहले भी कर दी है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उस मुद्दे को पकड़ते हुए और इस मुद्दे को जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। मुद्दा जो है आप देख रहे हैं हिजाब का मुद्दा है। और हिजाब का मुद्दा क्या है कि मुस्लिम महिलाओं के द्वारा इस चीज़ की मांग की जा रही है कि अगर वो विद्यालय में जाएं तो उन्हें हिजाब पहनने से किसी भी प्रकार का ना रोका जाए, क्योंकि ऐसा जो है वो उनका धर्म उन्हें परमिशन देता है। वैसे काफ़ी सारे ऐसे लोग या काफ़ी सारे ऐसे जो धर्म विशेषज्ञ हैं, जिनको उनके बारे में जानकारी है, वो ऐसा कह रहे हैं कि कुरान में कहीं भी हिजाब पहनने के बारे में कोई बातें नहीं की गई। इस तर्क में काफ़ी सारी बातें ये भी कही जा रही हैं कि जैसे सिख के लिए पगड़ी अलाउ है, वैसे मुस्लिमों के लिए भी जो है वो ड्रेस कोड में जो है वो हिजाब को अलाउ किया जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि सिखों के बारे में अगर हम बात करें तो सिख के धर्म ग्रंथ में जो है वो जो 5
चीज़ें हैं, जो 5 उनके लिए जो एक धार्मिक प्रतीक के रूप में अगर हम बात करें तो उसके लिए पगड़ी का जो है वो उल्लेख किया गया है, लेकिन इस्लाम धर्म में कुरान में कहीं भी हिजाब के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया। वैसे इस पर बातें चल रही हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट के में है ना, और इस पर जो है क्योंकि संवैधानिक मामला है, मामला आर्टिकल 25 से संबंधित है, तो इस पर अभी काफ़ी सारी जो है वो बातचीत होंगी, काफ़ी सारे खुल के बातें आएंगी। ठीक है, अब उसी को लेकर अगर हम बात करें तो ये एक अलग याचिका किस पर डाली गई है, अलग याचिका डाली है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के अधिकार के। राइट टू एजुकेशन आप जानते हैं कि 6 साल से लेकर 14 साल के हर बच्चे को जो है वो शिक्षा के अधिकार के बारे में जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो है वो जोड़ दिया गया है। ठीक है ना, बात फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया है, तो इसमें याचिकाकर्ता ने क्या किया, एक याचिका डाली है कि जो भी मदरसे हैं, मदरसे यानी कि इस्लामिक शिक्षा का जगह और वैदिक स्कूल जहां हिंदू शिक्षा का पाठन कराया जाता है, कहा जा रहा है कि इनको भी क्या किया जाए कि शिक्षा के अधिकार के दायरे में लाया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट में ये सारी बातें रखी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस याचिका के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धाराओं की चुनौती देने वाली जो याचिका है उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस अधिनियम में वैदिक पाठशालाओं, मदरसाओं, धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थाओं को इसके दायरे के बाहर रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ही मना कर दिया है कि भैया हम इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब अदालत ने क्यों मना किया, ठीक है, अब अदालत का जो मना करने का जो कारण है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो कोर्ट का सीधे कहना है कि इन संस्थानों को जो है वो विशेष रूप से अगस्त 2012 में के संशोधन के द्वारा 2009 के अधिनियम में शामिल नहीं किया गया था और इस कानून के लागू होने के पिछले 1 दशक से अभी तक कोई विवाद नहीं हुआ है, तो आज ये विवाद क्यों उठकर आगे आ रहा है। पूरा प्रकरण क्या है, पूरे इस मामले को अगर हम समझने की कोशिश करें तो पूरा प्रकरण जो है वो याचिकाकर्ता के अनुसार कहा गया है कि बच्चे के अधिकार को केवल मुफ्त शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि बच्चे के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव के बिना समान गुणवत्ता वाली शिक्षा तक बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है ना, अब जहां हम शिक्षा के अधिकार के बारे में हम बात करें तो शिक्षा के अधिकार में सीधे क्या कहा गया है कि किसी भी बच्चे को 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को जो है वो मुफ्त शिक्षा अनिवार्य, यानी कि शिक्षा से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे कि भोजन का अधिकार है वैसे ही शिक्षा का अधिकार है, और किसी भी समाज को अगर आगे लेकर जाना है तो समाज का जो है जो भविष्य है ना, वो भविष्य किस में है, आज के जो बच्चे हैं उनके ऊपर जो है वो किसी भी समाज का, किसी देश का भविष्य है। तो भविष्य अगर शिक्षित रहेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा, है ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, यही बातें कही जाती है। तो पढ़ने के लिए जो है वो शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है इसमें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में अगर हम बात करें, राइट टू एजुकेशन 2009 एक्ट के बारे में बात करें तो इसमें यही बात की गई। ठीक है, लेकिन यहाँ जो याचिका करता है वो याचिका क्या कहता है कि याचिकाकर्ता कह रहा है कि भाई आप इसके अंदर इसको भी जोड़िए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि केवल मुफ्त शिक्षा के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जरूरी किस पे है, जरूरी है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी हम शिक्षा को इसके अंतर्गत जोड़ें। अलका सिंह, सचिन, स्वागत है। और फटाफट अपने सारे मित्रों के साथ भी जो है वो क्लासेस के लिंक को शेयर कीजिए, सारे के सारे स्टूडेंट जो है फटाफट क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, है ना। अदालत के द्वारा 2009 के अधिनियम की धारा 1415 को मनमाना और तर्कहीन घोषित किया जाना चाहिए। अब 2009 के अधिनियम की धारा है क्या, ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो 2009 के अधिनियम की धारा 14 और 15 में क्या कहा गया है, अधिनियम की धारा 15 में कहा गया है कि इस अधिनियम में निहित प्रावधान मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और प्राथमिक रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होंगे। ठीक है ना, अधिनियम में सारी बातें जो है वो पहले ही कह दी गई हैं कि भैया क्या है कि प्रावधान क्या है, मदरसों में, वैदिक पाठशाला और प्राथमिक रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले जो भी शैक्षणिक संस्थान है उसके अंतर्गत ये लागू नहीं होंगे। ठीक है, अधिनियम 14 के अनुसार क्या कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के प्रावधानों के अधीन इस अधिनियम के प्रावधान बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार प्रदान करने पर लागू होंगे। ठीक है, तो ये जो अधिनियम है कौन सा, एक्ट 2009 राइट टू एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो राइट टू एजुकेशन के बारे में हमने जब बात किया एक्ट 2009 के संदर्भ में, तो इसमें जो दो बातें की गई हैं, क्या, धारा 15 और धारा
4, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। और साथ में आर्टिकल 29 और आर्टिकल 23 के द्वारा अगर हम आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के बारे में अगर हम बात करें तो ये दो आर्टिकल भी आपको याद रखने हैं। कैसे दोस्तों, आप देखते होंगे आपके पास जो है वो माइनॉरिटीज के स्कूल या कॉलेजेस देखने को मिलते होंगे, जैसे क्रिश्चियन कॉलेज, मुस्लिम कॉलेज, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या आपको यूविंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद का नजर आएगा, या बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन कॉलेज जो है वो आपके आसपास नजर आएंगे जो कि माइनॉरिटी के द्वारा, अल्पसंख्यकों के द्वारा जो है वो चलाया जाता है। ठीक है ना, यानी कि कोई अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा या अल्पसंख्यक के लिए चलाया जाता है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 29 और 30 जो है वो क्या है कि अल्पसंख्यकों के द्वारा संचालित जो भी आपके संस्थान है उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रावधान जो है इस आर्टिकल के अंदर जो है वो उल्लिखित किया गया है। तो भैया ये आर्टिकल आपके लिए हो गया इंपॉर्टेंट। इस आर्टिकल को क्या कीजिए, अपने दिमाग में बसा लीजिए, है ना। ठीक है ना, इस आर्टिकल को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये आर्टिकल कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब फिर से मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, जो बात मैं ज्योग्राफी में कहता हूं, जो बात मैं इकोनॉमी में कहता हूं, करंट अफेयर्स में, पॉलिटी के संदर्भ में भी मैं यही बात कहूंगा कि रटने से बचिए, समझने पर ध्यान दीजिए, है ना। किस पर? रटा मत कीजिए किसी चीज को, उस चीज को समझने पर जब आप ध्यान देंगे तो आपको ज्यादा अच्छा आएगा। अब जैसे आर्टिकल 29 हो गया, आर्टिकल 30 हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको रटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, रटिए मत। आर्टिकल 25 हो गया, मत रटिए, है ना। क्या कीजिए, किसी टॉपिक से इंटरलिंक कर दीजिए। जैसे कि अब अल्पसंख्यकों के द्वारा जो भी संचालित विद्यालय हैं, जो भी संस्थान है, ठीक है, जहां अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बारे में जो है या उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के बारे में जो प्रावधान किया जाता है, तो आपको याद रखना चाहिए कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है इसी से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे बढ़े। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना, तो आर्टिकल 30 अभी मैंने आपके साथ चर्चा की। तो आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 का 1 अगर हम देखें तो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, लेकिन इसमें नस्ल, जातीयता पर आधारित अल्पसंख्यकों को मान्यता नहीं दी गई है। भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक, यानी कि जो भाषा अब क्या है बहुत कम मात्रा में बोली जाती है, उसको संरक्षित करने की, उसे बचाने की जो है वो आवश्यकता है, तो उस आधार पर क्या की गई है, अल्पसंख्यक की जो है वो मान्यता दी गई है। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। और जितने भी स्टूडेंट है, खासकर प्लस स्टूडेंट जो है वो क्लासेस को फटाफट फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, है ना। आप लाइव रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अभी तक वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया, भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। रोज सुबह 9 बजे ये क्लासेस आती है करंट अफेयर्स का, इसका एंजॉय कीजिए। और लगभग ग्रुप पे 200 के आसपास स्टूडेंट हैं, तो अगर आप लोग क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो अच्छा लगेगा। फटाफट जो है क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए आप तो फटाफट। सभी स्टूडेंट जो भी इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, फटाफट जो है सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए तुरंत। करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट है, लाइव है, आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको याद रखना। दूसरा, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार को मान्यता दी गई है। और वास्तव में अनुच्छेद 31 विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका को क्या करता है, मान्यता देता है। ठीक है ना। अब बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा जो भी शैक्षिक संस्थान चल रहे हैं उनकी स्थापना, उनके प्रशासन के लिए अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 31A के तहत जो है वो विशेष अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं। अब धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, इन अधिकारों के बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल 31A के तहत अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो भी अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थान है ना, यानी कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है, उनको शिक्षा के अधिकार का जो मौलिक अधिकार जो है उसके, ठीक है ना, उनको भी क्या है, शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। यदि किसी कारणवश कोई भी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान जो है वो अपनी परिसंपत्तियों के द्वारा राज्य का अधिग्रहण मतलब करता है, तो संस्था को अन्यत्र स्थापित करने के लिए उचित मुआवजा जो है वो क्या करना होगा, राज्य को प्रदान करना होगा।
अनुच्छेद 15(5) के तहत अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो भी आपके अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, ठीक है ना, उसमें आरक्षण संबंधी प्रावधान जो है वो लागू नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई क्रिश्चियन कॉलेज है, अब क्रिश्चियन कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं, या मान लीजिए कोई मुस्लिम कॉलेज है, कोई सिख कॉलेज है ना, जैसे कि खालसा कॉलेज आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आपको दिल्ली में आपको नजर आएगा, ठीक है। तो वहां अगर हम बात करें तो हम क्या देखेंगे कि जो भी संस्थान जो कि अल्पसंख्यकों को लेकर है, तो वहां आप ये नहीं कह सकते कि भाई इतना सीट शेड्यूल कास्ट के लिए, इतना सीट ओबीसी के लिए, इतना सीट एसटी के लिए, इतना सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, है ना, या इतना सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो। यहाँ अगर हम बात करें तो हम क्या देख सकते हैं कि ये जितने भी कॉलेजेस हैं, यहाँ हम देखेंगे तो जो आपका आरक्षण संबंधी प्रावधान है, ठीक है ना, वो आपको इस अल्पसंख्यक शैक्षणिक जो भी आपके संस्थान है, यहाँ आपको लागू देखने को नहीं मिलेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित 25% नामांकन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रवेश देने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। अब एक चीज और भी आप ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है कि जब हम राइट टू एजुकेशन के बारे में हम बात करते हैं, आपको याद होगा दोस्तों कि दिल्ली की ही एक वाकया के बारे में बात कर रहा हूं। दिल्ली की एक वाकया क्या थी कि जो भी आपके कॉलेजेस थे, स्कूल्स थे, है ना, जो भी आपके स्कूल थे, जो भी आपके कॉन्वेंट स्कूल थे, है ना, अब क्या, या जो भी आपके प्राइवेट स्कूल थे, तो प्राइवेट स्कूल के लिए नियम बना दिया गया था कि भाई आप क्या करेंगे कि आपका जो टोटल मान लीजिए कि 100 सीट है, तो उसमें से 25% जो सीट होगा वो क्या होगा, आपका आरक्षित होगा, जिसमें कि आपको गरीब को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, अल्पसंख्यक को, महिलाओं को जो है आपको प्रवेश देना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी में कोई कॉलेज ऐसा है जो कि आपका माइनॉरिटी का कॉलेज है, तो उनके ऊपर जो है ये लागू नहीं होता है कि वो 25% सीट जो है वो आरक्षित करें, किसके लिए, किसी भी जाति, धर्म, या, ठीक है ना। सेंट स्टीफेंस बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय का एक मामला आया था। सेंट स्टीफेंस जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, ठीक है ना। अब इसका एक मामला आया था कब का, 1992 में। अब 1992 में जब ये मामला आया था, मामला यही क्योंकि सेंट स्टीफेंस जो है क्रिश्चियन कॉलेज है, माइनॉरिटी कॉलेज है, तो 1992 में जो मामला आया था, तो इस मामले में जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यकों के लिए जो है वो 50% सीट जो है वो क्या होंगी, आपकी आरक्षित होंगी। वर्ष 2002 में टीएमए, पई और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में निष्पक्षता, पारदर्शिता, योग्यता आधारित एक अलग प्रवेश प्रक्रिया हो सकती है, और ये संस्थान अपनी शुल्क संरचना की अलग से निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैपिटेशन शुल्क शामिल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आप एक चीज ध्यान और भी दोगे कि मान लीजिए जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टीफेंस हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आपका यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज हो गया, या किसी लखनऊ यूनिवर्सिटी का मान लीजिए कोई आपका क्रिश्चियन कॉलेज हो गया, है ना, या कानपुर यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त कोई कॉलेज हो गया, तो आप क्या देखोगे कि जो ये माइनॉरिटी कॉलेज हैं, इनके फी भी अलग होते हैं, है ना। अन्य कॉलेजेस की तुलना में आपको क्या देखने को मिलेंगे कि इनकी फी जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो ये जितने भी आपके अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान है, ठीक है ना, इन अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की जो शुल्क संरचना है, ये निर्धारित करने का अधिकार जो है, ये जो भी संस्थान है, इनके मैनेजमेंट को यह अधिकार दिया गया है कि आप क्या कर सकते हैं कि अपना फीस जो है आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पहला न्यूज रहा आपका। अगला जो है वो न्यूज है, मिंट से लिया हुआ न्यूज है गवर्नमेंट लॉन्चेस मिशन इंद्रधनुष 4.0 फॉर चिल्ड्रन प्रेग्नेंट वुमेन। तो मिशन इंद्रधनुष 4.0 विल हैव 3 राउंड्स एंड विल बी कंडक्टेड इन 416 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। अनीता पाठक, दीपू, शिव, मुकुल रोमा, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूज पे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला न्यूज क्या है ना। अगले न्यूज पे आते हैं, देखते हैं अगला न्यूज क्या है, और आई होप कि आप सभी लोग जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को, मजा आ रहा है, ठीक है ना। तो पहला जो टॉपिक हमने देखा राइट टू एजुकेशन से देखा। राइट टू एजुकेशन आप जान ही रहे हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें हमने पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी आपके आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हमने चर्चा किया। हमने आर्टिकल 15 को देखा, आर्टिकल 25 को देखा, आर्टिकल 29 को देखा, आर्टिकल 30 को देखा, ठीक है ना। राइट टू एजुकेशन 2009 क्या है उसके बारे में भी हमने देखा, और उससे संबंधित जो भी मामले थे उसको भी हमने देखा। उम्मीद कर रहा हूँ पसंद आपको आया होगा, ठीक है। चलिए अगला न्यूज है
तो ये अब न्यूज आपके स्क्रीन पर क्या हो गया, मिशन इंद्रधनुष से संबंधित हो गया। तो न्यूज कहां से हो गया, सरकार की योजनाओं से संबंधित ये न्यूज हो गया, है ना, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड ये न्यूज हो गया, यानी कि जनरल स्टडीज पेपर 2, है ना। और जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए ये न्यूज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो दोस्तों आप जानते हैं मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो मिशन है वो किससे जरूर आपका है, ये वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण से संबंधित ये न्यूज है। ठीक है, आप जानते होंगे दोस्तों कि कोविड के समय ये जो मिशन था, इस मिशन को क्योंकि टीकाकरण के लिए जो है वो क्या करना होगा, बच्चों को या तो हॉस्पिटल लाना होगा या हॉस्पिटल से जो भी आपके स्टाफ होंगे वो घर जा जाके क्या करेंगे, टीका देंगे। लेकिन कोविड के समय हमने क्या देखा था कि टीकाकरण में हमें काफ़ी ज़्यादा कमी नजर आई थी और सरकार का जो ये योजना था वो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाया था। ठीक है, तो उसके बाद फिर से जो है इसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो है वो इंद्रधनुष को जो है वो अलग अलग चरणों में जो है वो आपका स्टार्ट किया गया। तो ये जो मिशन इंद्रधनुष है, ठीक है ना, यानी कि ये जो नया मिशन शुरू किया गया है जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष 4.0, ठीक है ना, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन जो है मिशन है। ठीक है, और इस मिशन में अगर हम बात करें तो भारत के बारे में बात करें तो भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चलाने वाला जो है वो इस मिशन के तहत जो है वो कर रहा है। और इससे माना जा रहा है कि इस मिशन के तहत हर साल लगभग 3 करोड़ से अधिक जो है वो गर्भवती महिलाओं को और 2.5 करोड़ के आसपास जो है वो बच्चों को क्या किया जा रहा है, टीका लगाया जा रहा है। और ये टीका जो है वो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से जो है ये टीकाकरण करने की जो है वो प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, अब ये सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 क्या है, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों ये जो मिशन है इसके माध्यम से ये सुनिश्चित करने की प्रयास की गई है कि इससे नियमित टीकाकरण सेवाएं जो है वो बिना टीकाकरण वाले या आंशिक रूप से टीकाकरण वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक जो है इसकी पहुंच जो है वो सुनिश्चित की जा सके। स्पीड अगर फास्ट हो तो एक बार मुझे बता दीजिएगा। अब इस अभियान में 2 वर्ष तक के बच्चों को जो है वो शामिल करने की बात की गई है। ठीक है, इस अभियान में क्या किया गया है कि 2 वर्ष के बच्चे जो है वो आपके मिशन इंद्रधनुष 4.0 के अंतर्गत जो है वो शामिल होंगे। प्रश्न बन गया, क्या प्रश्न बना, प्रश्न बना प्रीलिम्स के लिए कि हाल ही में सरकार के द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया गया है। यह मिशन कितने साल के बच्चों को जो है लक्षित किया गया है। ठीक है, 0 से 5 महीने, 0 से 1 साल, 0 से 2 साल या 0 से 5 साल। ठीक है, ऐसा करके जो है वो आपके लिए क्या बन गया, प्रश्न बन गया, किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उत्तर आपके दिमाग में रहना चाहिए कि भैया कितना साल, 2 साल, है ना, 2 साल के बच्चे को जो है वो इसके अंतर्गत जो है वो लक्षित किया गया है। अब जैसा कि मैंने आपके साथ चर्चा किया था कि जब कोविड आया और कोविड महामारी के कारण हम क्या देख रहे थे कि जो नियमित टीकाकरण हो रहा था वो नियमित टीकाकरण जो है वो नहीं हो पा रहा था और टीकाकरण की जो गति थी वो काफ़ी कम हो गई थी। अब उस लक्ष्य को प्राप्त करना जो है वो सरकार के लिए एक चुनौती बड़ा बन चुका है, क्योंकि भैया ऐसा तो है नहीं ना कि कोविड आया तो महामारी के चलते जो है वो बच्चों का आना, आपने देखा था कि कोविड के समय जो है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनसंख्या जो आई, ये स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट थी, जिस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया कि कोविड के समय जो है वो भारत की जनसंख्या काफी तेज गति से, काफी तीव्र गति से बढ़ी। कारण आप जानते ही हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, और जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो समझ सकते हैं, ठीक है ना, क्या हो रहा था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। अब मामला वर्क फ्रॉम होम जब चल रहा था तो इस समय हमने क्या देखा कि गर्भवती और बच्चे ये बहुत तेजी से जो है वो बढ़ रहे थे। ठीक है, सरकार के ऊपर एक और दबाव हो गया कि इन सभी को जो है वो इस टीकाकरण कार्यक्रम में कैसे लाया जाए। ठीक है ना, तो ये जो इंद्रधनुष मिशन के तहत जो टीकाकरण कार्यक्रम जब इसकी गति धीमी हो गई तो सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 इस अंतराल को कम करने के लिए जो है वो आपका यूपीआई यानी कि सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में जो है स्थायी लाभ प्रदान करने के लिए जो है इस मिशन को चालू किया गया और कहा गया कि इस मिशन के तहत जो है हम बहुत बड़े स्तर पर उन सभी छूटे हुए गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को जो है इसमें रख सकते हैं जिसका अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है। ठीक है ना, मुकेश कुमार हनुमंत मिश्रा स्वागत है, शालिनी। ठीक है, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत 3 चरणों को 416 जिलों में आयोजित किए जाने की बात की गई है, जिसमें 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आजादी का अमृत महोत्सव। दोस्तों हम जान रहे हैं कि भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं और इस समय हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं।
वर्तमान में आपने ये भी देखा था कि वर्तमान में जो है वो जब बजट पेश किया गया था तो उस बजट में आपका अमृत महोत्सव के बारे में अगर हम ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, अमृत महोत्सव। उसके बाद हम क्या बात कर रहे थे कि 100 साल को लेकर जो है वो अमृत कलश के बारे में भी बात की गई थी। अब इस अमृत महोत्सव के तहत क्या किया गया था कि आपके 75 जिलों को जो है वो चिन्हित किया गया था जिसमें जो है वो टीकाकरण जो है वो सबसे कम है, और इन जिलों को पहचान करके नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के आंकड़ों और टीकों के बचाव योग्य बीमारियों के बोझ के अनुसार जो है वो टीकाकरण का जो आपका कार्यक्रम था उसको पूरा करने पर जो है वो ध्यान दिया गया। अब मैंने कहा कि ये जो आपका मिशन इंद्रधनुष है वो मिशन इंद्रधनुष क्या है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर ये बार बार आप ये सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है। इंद्रधनुष के बारे में तो हमने सुना है कि इंद्रधनुष कार्यक्रम जो है वो टीकाकरण से संबंधित है। कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि सर इंद्रधनुष तो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, है ना, जब बारिश के बाद सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो प्रिज्म विग्योर का, है ना, लाइट जो है वो क्या हो रही है, जब लाइट्स को हम देखते हैं कि लाइट क्या हो रहा है, स्कैटर्ड हो रहा है, तो वहां हमने इंद्रधनुष के बारे में पढ़ा था। फिर ठीक है, आपने योजनाओं के बारे में आपने बता दिया, है ना, तो एक बार ये समझा दीजिए कि योजना है क्या, और दूसरा आप जो बार बार ये कह रहे हैं सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, ये क्या है भैया सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में। तो दोस्तों, भारत में टीकाकरण कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी वो 1978 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है वो शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि लोगों के अंदर जो है वो इम्यूनिटी को जो है वो क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। इम्यूनिटी, कोविड के समय इम्यूनिटी के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, है ना। अब गर्भवती महिलाओं की इम्यूनिटी और जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षण का जो गुण है वो काफी कम होता है ना। जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो या अभी बच्चे जब नया पैदा होते हैं दोस्तों, तो उनको वायरस के साथ अन्य बैक्टीरियल और बहुत सारे ऐसी जो आपके माइक्रोब्स वाली जो बीमारियां हैं वो बीमारियां होने के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसको बचाए रखने के लिए आप जानिए कि जैसे आपका खसरा हो गया, मिजल्स हो गया, है ना, पोलियो हो गया, है ना, हैजा हो गया, कालरा हो गया, ऐसे कई सारी जो बीमारियां हैं जिन बीमारियों को बचाए रखने के लिए जो है, ठीक है, आपका टिटनेस हो गया, तो क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा जो है वो टीकाकरण कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है कि लोगों के अंदर जो है, मतलब खासकर गर्भवती महिलाओं के अंदर, और जो बच्चे पैदा हुए हैं, कितने 2 साल तक के जो बच्चे हैं, वो उनका इम्यूनिटी जो है, उनका प्रतिरक्षण जो है उसको क्या किया जाए, विस्तारित किया जाए। और इसके लिए जो है प्रतिरक्षण को विस्तारित करने के लिए जो है ये कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत की गई सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के। 1985 में कार्यक्रम को जो है वो सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम UIP के रूप में जो है वो संशोधित किया गया। और UIP जो है ये वैक्सीन रोकथाम योग्य जो 12 बीमारियां हैं जिनको क्या किया जा सकता है, वैक्सीन के माध्यम से, जिनको टीका के माध्यम से रोका जा सकता है, उनको रोकने का प्रयास किया गया, जिससे कि शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर को क्या किया जाए, कम किया जा सके, है ना। आपने देखा होगा जो आंकड़े आते हैं, पहले हम क्या देखते थे, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले हम क्या देखते थे कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर की जो संख्या है वो काफी ज्यादा थी। लेकिन धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर में भी हमें काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है ना। तो ये योजना के माध्यम से जो है ये रोकथाम करने के लिए, इस योजना के माध्यम से जो है इस पर अंकुश लगाने के लिए, उन 12 बीमारियों को जिनको टीके के माध्यम से जो कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए योजना शुरू हुई सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम, जिसको कि इंग्लिश में हम UIP के नाम से जानते हैं। अब ये जो आपका जो कार्यक्रम है, इसमें यह देखा गया कि प्रतिरक्षण कवरेज में वृद्धि की दर धीमी हो गई है, और वर्ष 2009 से 2013 के बीच इसमें प्रति वर्ष 1% की दर से जो है वृद्धि हुई, है ना। यानी कि टीकाकरण कार्यक्रम तो था, लेकिन ये जो टीकाकरण कार्यक्रम जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना था, उस लक्ष्य के साथ जो वो बढ़ नहीं पा रहा था, और जो टारगेट था, है ना, वो टारगेट को जो है वो अचीव नहीं कर पा रहा था। हर साल हम क्या देख रहे थे कि 1% के हिसाब से जो है ये बढ़ रहा है, और काफी सारे गर्भवती महिलाएं या जन्मे शिशु जो हैं उनको जो है इस टीकाकरण का लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते ये जो 12 आपकी ऐसी बीमारियां जो थी, ये बीमारियां कहीं ना कहीं जो है वो गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के लिए जो है वो मृत्यु का कारण बन रही थी। तो इस
योजना को तेजी लाने के लिए जो है वो मिशन इंद्रधनुष की जो है वो परिकल्पना की गई। और मिशन इंद्रधनुष की जब परिकल्पना की गई तो परिकल्पना के साथ साथ जब तक उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, जब तक उसका कार्यान्वयन नहीं होगा, तब तक वो योजना जो है, जब तक उसको धरातल पर नहीं पहुंचाएगा, तब तक वो योजना जो है वो सफल नहीं माना जाएगा। तो जब मिशन इंद्रधनुष की परिकल्पना की गई तो 2015 में जो है वो पहली बार जो है इस योजना को जो है वो लागू किया गया और टीकाकरण कवरेज को क्या किया गया, 90% तक जो है वो बढ़ाने का काम किया गया, है ना। अब शुरुआत हुई 2015 में क्या, मिशन इंद्रधनुष की, और उसके बाद जो है फेज वाइज अगर हम बात करें तो स्टार्ट हो रही है। और इस समय हम मिशन इंद्रधनुष 4.0 को जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना। मिशन इंद्रधनुष के तहत 89 लाख से अधिक बच्चों को पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया जाना है, जिनका यूआईपी के तहत आंशिक रूप से टीकाकरण हुआ है या जो टीकाकरण से जो है वो छूट गए हैं। मिशन इंद्रधनुष में 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज यानी कि वैक्सीन प्रिवेंटेड डिजीज वीपीडी के खिलाफ जो है वो टीकाकरण शामिल है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि सर वो 12 ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिन बीमारियों को इस टीकाकरण के माध्यम से रोका जा सकता है। और दूसरा आपके प्रश्न में दिमाग में ये होगा कि सर आयोग इस पे प्रश्न कैसे पूछ सकता है। तो दोस्तों आयोग इसमें प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछ सकता है और मेंस में भी। मेंस में क्या प्रश्न पूछ सकता है, मेंस में प्रश्न पूछ सकता है कि फिलहाल में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक टीकाकरण, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की गई है ना, इसके बारे में बताइए। सिंपल सा एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप पूछें, इसका उत्तर देंगे। तुरंत दिमाग में आएगा कि भैया इंद्रधनुष 4.0, तो आपको याद है अनूप सर ने तो अपनी क्लास में बताया था कि 2015 में जो है इंद्रधनुष नामक एक योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका लक्ष्य ये था कि अभी तक जो 1% के आसपास जो टीकाकरण हो रहा है ना, 90% तक बढ़ाना और 12 जो बीमारियां हैं, इन 12 बीमारियों से रक्षा करना, जिससे कि मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को हम कम कर सकें, है ना। और वो 12 बीमारियों के बारे में जो है वो टीका के माध्यम से जो है वो 12 बीमारियों के ऊपर जो है वो रोकथाम कर सकें। और वो 12 बीमारियां कौन कौन सी हैं, आइए याद कर लेते हैं उन बीमारियों को। तो सबसे पहले इसमें डिप्थीरिया, काली खांसी जिसको कि हम वुफिंग कफ कहते हैं, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, है ना, क्षय रोग जिसको टीबी कहते हैं आप, हेपेटाइटिस बी, मेंजाइटिस, निमोनिया, हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी संक्रमण, ठीक है, जापानी एन्सेफेलाइटिस, जापानी बुखार आप देखते हैं खासकर पूर्वांचल गोरखपुर के आसपास जो है ये बीमारियां काफी बड़े स्तर पर आपको देखने को मिलती हैं। रोटा वायरस वैक्सीन, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटिव वैक्सीन और खसरा रूबेला, मिजल्स एंड रूबेला। तो ये 12 बीमारियां जो है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयोग इस पर प्रश्न पूछता है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। इन 12 बीमारियों को आपको याद करना है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। अब दिमाग में प्रश्न होगा कि सर ये टॉपिक कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये टॉपिक जो है सरकार की योजनाएं, गवर्नमेंट स्कीम, जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। फटाफट मित्रों के साथ साझा भी कीजिए। और अच्छा एक चीज और भी मैं बता रहा हूं, आज रात 12 बजे तक जो है, पता है ना आपको, अनलॉक 20, अगर आप अनूप 10 कोड का प्रयोग करके आज एडमिशन लेते हैं रात को 12 बजे तक, तो आपको आपके फीस में 20% ऑफ होगा। बस कोशिश ये कीजिएगा कि नए मोबाइल नंबर और नए ईमेल आईडी का ही प्रयोग कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे से सिंपल सा संपर्क कर लीजिए कि सर कैसे कैसे करना है। सर मेरा जो वो नंबर है पुराना वाला, उसके ऊपर कॉइन्स बचे हुए हैं, उस कॉइन्स को कैसे एडजस्ट करना है, तो सभी के लिए आप मेरे से संपर्क कर लीजिएगा। याद रखिए 16 फरवरी रात 12 बजे से पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे 20% ऑफ। तो ये सारी बातें जो है अपने सारे मित्रों को भी बता दीजिए। और किसी भी कैटेगरी में, केवल यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी में नहीं, आईएएस में, टीजीटी में, पीजीटी में, नेट में, जेआरएफ में, है ना, आपका क्लास 6 से लेके क्लास 12 में, आईआईटी में, नेट में, कहीं भी, एसएससी, बैंक, रेलवे, हर जगह जो है, सीटेट, यूपी टेट, ये टेट, वो टेट, हर जगह जो है अनूप 10 कोड जो है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। एक कोड आपको याद रखना है, अनूप 10, इस कोड का आप प्रयोग कर सकते हैं और आज एडमिशन लेकर आप 20% का ऑफ भी पा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, भूलिएगा मत। अब जैसे ये जापानी एन्सेफेलाइटिस और हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा के बाद अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो ये जो है ये
कार्यक्रम मैंने कहा ना कि जापानी बुखार के बारे में हम सुनते हैं, तो गोरखपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें हम इस बीमारी के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। तो ये जो बीमारी है आपका कौन सा, जापानी एन्सेफेलाइटिस और हेमोफिल्स इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये हर जगह तो नहीं है, हर जिलों में नहीं मिलता, पूरा भारत में नहीं है। तो ये टीकाकरण स्पेशली इन्हीं जिलों में चलाया जाता है जहां ये संक्रमण हमें, जहां ये बीमारियां हमें देखने को मिलती है। ठीक है, काजल, ऋतु विश्वकर्मा, रूबी गौतम, रोमा पांडे, सभी का स्वागत। मिशन इंद्रधनुष को ग्राम स्वराज अभियान और विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान के तहत जो है प्रमुख योजनाओं के रूप में जो है वो क्या किया गया है, पहचाना गया है। सघन मिशन इंद्रधनुष क्या है, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों इस कार्यक्रम को जो है वो 2017 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत 2017 में की गई थी और इस मिशन इंद्रधनुष के तहत उन शहरी क्षेत्रों पे अधिक ध्यान दिया गया जो मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है वो छूट गए थे। सघन मिशन इंद्रधनुष, ठीक है ना। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी? आवश्यकता इसलिए पड़ी थी कि 2015 में जब मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था तो बहुत सारे शहरी इलाके जो है वो छूट गए थे, उनको सघन मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है वो जोड़ा गया। इसके तहत 2020 के बजाय दिसंबर 2018 तक 90% से अधिक पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु चुनिंदा जिलों और शहरों में टीकाकरण कवरेज में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 के बारे में अगर हम बात करें तो ये मिशन जो है वो पल्स पोलियो कार्यक्रम 2019-20 के 25 वर्षों को चिन्हित करने के उद्देश्य जो है वो शुरू किया गया और इसको एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के माध्यम से जो है इसको चलाया गया। इसमें 27 राज्यों के कुल 272 जिलों को पूर्ण टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य रखा गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2022 तक कम से कम 90% अखिल भारतीय टीकाकरण कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने के बारे में बात किया गया। उसके बाद स्टार्ट हुआ सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0। तो इस आपका जो सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 है इसको लॉन्च किया गया है 2021 में और इसका उद्देश्य क्या था कि कोविड-19 के दौरान जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जो उपलब्ध सभी टीकों का आबादी के कई सारे हिस्सों तक जो है वो पहुंच नहीं बन पाया था, उनको क्या करना था, इसके माध्यम से जोड़ना था और जहां टीकों का वितरण का अभाव है ताकि सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा सके, साथ ही टीकाकरण कवरेज कार्यक्रम में जो है वो तीव्रता लाई जा सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 शुरू किया गया था। इसके अलावा इसमें वो काफ़ी सारे ऐसे दुर्गम क्षेत्र थे या काफ़ी सारे ऐसे प्रवासी क्षेत्र थे जहाँ के लाभार्थियों तक जो है इस टीकाकरण का लाभ नहीं पहुंचाया जा सका था, उनको लक्षित करके कोविड-19 के समय जो टीकाकरण करने में चूक हो गई थी, जो छूट हो गए थे, उनको क्या करना था, इनको लक्षित करना था और वहां तक जो है इस टीकाकरण के लाभ को पहुंचाना था। अब तक जो उपलब्धियां इस पे बात करें तो अप्रैल 2021 तक मिशन इंद्रधनुष के विभिन्न चरणों के दौरान कुल 3.86 करोड़ बच्चों और 96.8 लाख गर्भवती महिलाओं को जो है वो टीकाकरण किया जा चुका है। मिशन इंद्रधनुष के पहले जो 2 चरण थे, ठीक है, इन चरण में अगर हम बात करें तो अभी से 1 साल पहले तक की अगर हम बात करें तो लगभग 6.7% की वृद्धि हुई, जो कि 2015 से पहले हम क्या देख रहे थे कि 1% के आसपास से वृद्धि हो रही थी। अब कितनी वृद्धि हो गई है? 6.7% के आसपास से जो है वो वृद्धि हो गई है। सघन मिशन इंद्रधनुष के बारे में अगर हम बात करें तो मिशन इंद्रधनुष का जो है ये 5वां चरण, जिसमें 190 जिलों को जो है वो शामिल किया गया है और इससे ये पता चलता है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण फेज 4 की तुलना में पूर्ण टीकाकरण कवरेज में 18.5% की हमें वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसमें 12 से लेकर 23 महीने की उम्र के जो बच्चे हैं उनको इस टीकाकरण में लगभग 62% से बढ़कर 76.4% तक जो है इनको लक्षित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस समय आप जुड़े हैं अनअकैडमी पर, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं है तो फटाफट अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जहां कमेंट कर रहे हैं, कमेंट के नीचे थोड़ा सा आप स्लाइड करेंगे तो आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखेगा जिसमें एजुकेटर प्रोफाइल लिंक दिखेगा और ब्लू कलर का आपको ऑप्शन, मतलब ब्लू कलर में वो दिखेगा, उस पर क्या कीजिए, टिक मार दीजिए। जैसे आप टिक करोगे तो वो आपको तुरंत जो है, अगर अनअकैडमी का ऐप आपके मोबाइल में है तो डायरेक्ट मेरे प्रोफाइल पर लेकर आपको चला जाएगा, जहां आप मुझे फॉलो कर लीजिए और जो भी क्लासेस मेरी पेड और फ्री आ रही है उसका आप लाभ उठाइए। ठीक है, अगर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं है तो वो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करने का आपसे ऑप्शन मांगेगा। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यूपीपीएससी यूपीएससी मैनेज गोल में चले जाइए और वहां जाने के बाद आप क्या कीजिए, अपने एजुकेटर यानी कि मुझे सर्च कर लीजिए ANUP अनूप उपाध्याय नाम से और सर्च करके आप मुझे क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए।
जो भी पेड और फ्री क्लासेस आती हैं उसके लिए आप अनूप 10 कोड का प्रयोग कर लीजिए, है ना। जैसे कि अभी ऑफर चल रहा है तो इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आप अनूप 10 कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रिन्यू करने में नए मोबाइल नंबर और नए ईमेल आईडी का प्रयोग कीजिए, ठीक है। और इस कोड के माध्यम से क्या कर सकते हैं आप, 20% तो ऑफ पाएंगे ही, और फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं जो रात को 8 बजे चलता है। अन अकेडमी के एडवांटेज के बारे में बात करें तो एनी टाइम एनी वेयर आप लाइव और रिकॉर्डेड सेशन कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर इन्फ्लुएंसर से जुड़कर घर बैठे क्लासेस करने की, मल्टीपल क्रॉसपॉन्डेंस कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं, वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं, अनलिमिटेड क्विजेस का लाभ उठा सकते हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगी, और मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस का भी आप लाभ उठा सकते हैं, है ना। एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग सेशन को, बताइएगा मजा आ रहा है, ठीक है ना। एंजॉय कर रहे हैं सेशन, बताइएगा। दोस्तों, आपसे बहुत सारे स्टूडेंट जब सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तो उनके साथ दिक्कत होगा कि हम सब्सक्रिप्शन कैसे लें, और अनअकैडमी के बेनिफिट्स को जानने के लिए अगर कोई हमें सलाह दे देता हमें अच्छा लगता। तो दोस्तों, ये नंबर आप याद रखिए, 8585858585, जो कि अनअकैडमी के काउंसलर्स के नंबर हैं, जो कि आपको पूरी तैयारी कैसे करनी है, पूरी जर्नी कैसी है, उसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे। अगर सब्सक्रिप्शन से लेकर संबंधित कोई भी डाउट है उस पर, नए ऑफर क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी दे देंगे। आपको क्या करना है, उनको बस बताना है कि आप अनूप 10 कोड के माध्यम से जुड़े हैं और आपको ये लाभ दे सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, ये जैसा कि मैंने ऑफर के बारे में बताया था, अनलॉक 20 यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एस सी फ्लैट 20% ऑफ आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आज आप एडमिशन लेते हैं, है ना, तो जैसे 24 महीने की फी आपको पता है 13,600 रुपये है, और आप अनूप 10 कोड जब डालते हो तो आपको 10% ऑफ मिलता है, 12,000 समथिंग रहता है। लेकिन अगर आज आप कर रहे हो तो 10,880 में आपका एडमिशन हो जाएगा, आप लगभग 2,720 रुपया बचा लोगे। 12 महीने की फीस है 9,350, आज सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 7,480 में मिलेगा, 1,870 रुपये आपका बच जाएगा। 6 महीने की फीस है 7,650, अगर आज एडमिशन लेते हो तो 1,530 रुपये आप बचा लोगे, 6,120 में आपका एडमिशन हो जाएगा। 3 महीने की फी है 4,250, आज एडमिशन लेते हैं तो 850 रुपये आप बचा लोगे, 3,400 रुपये में आपका एडमिशन होगा। कोड क्या यूज करना है, कोड आपके स्क्रीन पर अनूप 10, ठीक है ना। कोड जो है वो आपके एडमिशन जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा आग्रह है, कृपया करके इस मौके को ना जाने दीजिए। ये मौके बार बार नहीं आते, इस मौके को ना जाने दीजिए और इसका लाभ उठाइए घर बैठे बैठे, अगर इसका लाभ आपको मिल रहा है। ऋषभ कह रहे हैं कि कॉल नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे से संपर्क कर लीजिएगा ऋषभ। आ गया इस समय का मोटिवेशनल पोयम का समय। दोस्तों, जब हम तैयारी की शुरुआत करते हैं या किसी भी क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो मैंने कहा जब भी हम तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, चाहे हम पुरुष हों, चाहे महिला हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हों, चाहे शहरी क्षेत्र के हों, चाहे कामकाजी हों, चाहे शादीशुदा, तो रोकने वाले जो लोग हैं वो रोकते रहते हैं। कई सारे आपके मार्ग में जो हैं वो खुलकर विरोध करते हैं, या कई लोग आपके पैर को पीछे खींचते हैं और आपको बार बार ये एहसास कराते हैं कि आप इस लायक नहीं हो, जिससे इस एग्ज़ाम को, चाहे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें सफलता पाई जा सकती है, वो आपको बार बार एहसास कराएंगे कि आप नहीं कर सकते। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये कुछ चंद पंक्तियां हैं आप लोगों के लिए, हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई ये पंक्तियां। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आए, जिनको रिकॉर्डिंग रखना वो रिकॉर्डिंग करें।
तुम मुझको कब तक रोकोगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने में तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैं मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्ठी में जब जब मुझको झोंकोगे। तुम हालातों की भट्ठी में जब जब मुझको झोंकोगे। तब तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे। हरिवंश राय बच्चन की यह कविता, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इसके माध्यम से ये संदेश है दोस्तों कि हालात कैसे भी हों, परिस्थितियां कैसे भी हों, लोग आपके राह में रोड़े अटकाएं, लोग आपको यह एहसास कराएं कि आप काबिल नहीं हैं, आप में कुव्वत नहीं है, उन सभी को जो है वो आप अपने मेहनत से, अपने बाहुबल से जवाब दे सकते हैं। दुनिया आपको रोक रही है, उनको नजरअंदाज कीजिए। हालात कितने भी बुरे हों, बुरे से बुरे हों, हिम्मत मत हारिए, खुद के ऊपर विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए। अगला न्यूज है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ न्यूज है आपका साइंस एंड टेक से संबंधित, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित ये न्यूज आपकी स्क्रीन पर है। चलें स्टार्ट करें, शुरू किया जाए। तो इंडियन एक्सप्रेस साइंस एंड टेक यानी कि जनरल स्टडीज पेपर 3 न्यूज है। इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस EOS-04 टू अदर सैटेलाइट मंडे मॉर्निंग। तो इसी सोमवार को हमने देखा था कि इसरो ने जो है वो सैटेलाइट लॉन्च किया, EOS-04 और द अदर सैटेलाइट को जो है उसने लॉन्च किया है। दोस्तों क्या है ये सैटेलाइट लॉन्चिंग। और दोस्तों मैंने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी जो है वो भारत बहुत तेजी से जो है वो आगे बढ़ रहा है।
आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, आपको याद होगा कि एक मैंने कुछ दिन पहले एक टॉपिक आपके साथ किया था जिसमें नैनो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स के बारे में, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स की शुरुआत हुई थी। SSLV, PSLV GSLV के बारे में हम जानते ही हैं। SSLV के बारे में हमने बात किया था और हमने कहा था कि भारत जो है वो अंतरिक्ष के मार्ग क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। और होता क्या था कि जब सैटेलाइट लॉन्च होना करना होता था, क्योंकि अब धीरे धीरे तकनीक काफ़ी ज़्यादा हो रही है, काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, काफ़ी सारे अन्य जो भी आपके रिसर्च सेंटर हैं वो भी क्या कर रहे हैं कि अपने सैटेलाइट्स को जो है वो अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, है ना। और भारत के अलावा अन्य देश भी जो है वो भारत के ऊपर, इसरो के ऊपर निर्भर हैं या इसरो के पास आ रहे हैं कि भैया मेरा सैटेलाइट जो है वो तुम अंतरिक्ष में भेज दो। अभी काफ़ी सारे ऐसे देश भी हैं जो कि साइंस के क्षेत्र में या अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतने आगे नहीं बढ़ पाए हैं कि वो अपना सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स जो है वो तैयार कर सकें और अपने सैटेलाइट को जो है वो अंतरिक्ष में भेजें। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट, क्योंकि भारत जो है विश्व के अन्य देशों की तुलना में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जापान हो, उनकी तुलना में भारत के द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स जो है उसका जो खर्च है वो काफ़ी कम आता है। भारत अपने जुगाड़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है नवीन नवीन जो है वो आविष्कार करता रहता है, और जिसके माध्यम से हम क्या देख रहे हैं, जिसके सहयोग से जो है वो भारत इस समय एक बहुत बड़ा बाजार बन रहा है। किसके लिए? विश्व के सामने। और आपको जानकर ये अचंभा भी होगा कि फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, USA, रशिया भी जो है वो अपने लॉन्चिंग व्हीकल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो है, या बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज भी जो हैं वो अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसरो का सहयोग लेते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो इसरो ने जो है वो कुछ सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। आइए उसके बारे में चर्चा करें, उसके बारे में पढ़ें। भू प्रक्षेपण उपग्रह EOS-04। EOS मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो मैंने बात किया दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में, इसरो के बारे में, है ना। जो आपका स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसने पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह और दो अन्य छोटे उपग्रह जिसको कि इंस्पायर सैट 1 और इंस्पायर सैट 2D को PSLV-52 रॉकेट, PSLV-C52 रॉकेट के द्वारा क्या किया गया है, सफलतापूर्वक जो उसका कक्षा है, जो उसका ऑर्बिट है, इसमें जो है वो स्थापित करने की बात की गई है। अब ये जो भेजा गया है वो किसके द्वारा भेजा गया है? PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स। अब पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स आपने देखा PSLV-54, तो 54 क्या है? यानी कि PSLV की ये 54वीं उड़ान है, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से जो है ये उपग्रह का जो है वो प्रक्षेपण किया गया था, और इसका 23वां सबसे शक्तिशाली जो है एक्सेल संस्करण, एक्सेल आप समझ रहे हैं ना, है ना। आप एक्सेल का कपड़ा जो कौन पहनता है? एक्स्ट्रा लार्ज, जो थोड़ा सा हैवी लोग होते हैं ना, वो एक्सेल साइज। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सबसे शक्तिशाली यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज संस्करण जिसका 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर था, उसके माध्यम से जो है वो इसे भेजा गया, ठीक है ना। अब पृथ्वी अवलोकन उपग्रह क्या होता है, ठीक है ना, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स क्या होता है, ठीक है ना। नाम से ही समझ में आ रहा है कि अवलोकन करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, किसका? पृथ्वी का। तो दोस्तों ये जो सैटेलाइट है ये रिमोट सेंसिंग तकनीक से लैस उपग्रह होता है, जो पृथ्वी की भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रणालियों के बारे में क्या करता है? जानकारी इकट्ठा करता है, संग्रह करता है। और कई पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो हैं जिसको कि हम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो है वो तैनात करते हैं। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया ये जो और आपका जो सैटेलाइट है जिसको कि हम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट कह रहे हैं, इसमें रिसोर्स सैट 2, 2A, कार्टोसैट 1-2, है ना, 2AB, रिसैट 1 और 2, ओशन सैट 2, मेगाट्रॉपिक्स, सरल और स्कैट सैट, इनसैट, 3D-R और 3D शामिल है। अब ये जो जितने भी आपको सैटेलाइट नजर आ रहे हैं, इस सैटेलाइट में अगर हम बात करें तो कुछ यहाँ के भौतिक के बारे में, कुछ यहाँ जलवायु के बारे में, कुछ यहाँ जैव संपदा के बारे में, ठीक है, या कुछ यहाँ केमिकल जो भी लोचा हो रहा है यानी कि जो भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया आपको देखने को मिल रही है, इन सभी के बारे में जो है वो जानकारी इकट्ठा करेंगी, और जानकारी जो है वो भारत के इसरो को जो है वो पहुंचाने का काम करेगी, ठीक है। तो ये आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आपको ये सैटेलाइट्स के बारे में जो दिख रहा है, फर्स्ट लॉन्च ऑफ 2022 का जो है वो पहला लॉन्चिंग है। सोर्स जो है वो इसरो सोर्स है, इसरो के द्वारा जो है इस इमेज को जो है वो लिया गया है, आप सभी लोगों तक पहुंचाया गया है, ठीक है ना, ठीक है। इसरो के द्वारा जो है ये
आप सभी तक जो है इस इमेज को जो है वो पहुंचाने का प्रयास किया गया है। ठीक है। आइए एक बार इस सैटेलाइट्स के बारे में इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मंडे को जो किया गया है ऑब्जर्वेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 एंड टू सैटेलाइट इंस्पायर सैट 1 और INS-2 TD। ठीक है। अब जो मैं यहाँ कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें जो है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जितना मोस्ट लगाना है लगा लो। ठीक है। ऑर्बिट में भेजा गया है, किसके माध्यम से भेजा गया भैया, तो PSLV-C-52। ठीक है ना। और डिटेल लुक एट द पेलोड। कौन सा उड़ान था, 54वां उड़ान था। डिटेल्स तो 54th फ्लाइट ऑफ PSLV एंड 23rd मिशन यूजिंग PSLV एक्सेल। ध्यान रखिएगा PSLV का 54वां उड़ान था, लेकिन PSLV एक्सेल की अगर हम बात करें तो उसका 23वां उड़ान था, है ना। After a flight of about 18 minutes, the vehicles injected the satellite into their intent orbit। 18 मिनट की यात्रा के बाद क्या किया गया कि इस व्हीकल्स ने, जो कि PSLV-C-52 जो था, है ना, इसने क्या किया कि जो सैटेलाइट को ले जा रहा था उसके कक्षा में जो है इंजेक्ट कर दिया, ऑर्बिट में जो है वो इंजेक्ट कर दिया। प्राइमरी सैटेलाइट EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 04 was put into the intended sun synchronous polar orbit। ठीक है ना। अब एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका ये सैटेलाइट EOS था, जिसको कि हम अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट यानी कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कहते हैं, वो किस कक्षा में जो है स्थापित किया गया, है ना। भूतुल्य का, या ठीक है ना, जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी, सन सिंक्रोनस। ठीक है। तो आपका उत्तर क्या होगा, सन सिंक्रोनस जो है वो ऑर्बिट में जो है वो इसको स्थापित किया गया और पृथ्वी से 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है इसको स्थापित किया गया। ये ऐसे ऐसे फैक्ट हैं जो कि प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस मिशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये जो सैटेलाइट भेजा गया इसका जो वेट था वो 1710 किलो था, है ना। 1710 किलो जो है इसका वेट था, है ना। क्या भैया की होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा बात करें तो रडार इमेजिंग सैटेलाइट इज डिजाइन टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी इमेजेस अंडर ऑल वेदर कंडीशन फॉर एप्लीकेशन सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड प्लांटेशन, सॉइल मॉइस्चर एंड हाइड्रोलॉजी एंड फ्लड मैपिंग। अब ये जो सैटेलाइट जो भेजा गया, इस सैटेलाइट के बारे में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना। इस सैटेलाइट में जो आपके जो कैमरे लगाए गए हैं, ठीक है ना, ये जो रडार लगाए गए हैं रडार इमेजिंग के लिए, ये किसी भी जलवायु में, किसी भी वेदर में, किसी भी प्रकार का आपका जलवायु रहेगा, है ना, तो इसमें भारत में एग्रीकल्चर, कृषि के संबंध में, फॉरेस्ट्री के संबंध में यानी कि वन के बारे में, प्लांटेशन, कितने वृक्षारोपण हुए हैं, मृदा के अंदर ह्यूमिडिटी की मात्रा कितना, मॉइस्चर कितनी है, आर्द्रता कितनी है ना, हाइड्रोलॉजी, जल की उपलब्धता कितनी है, और साथ में ही फ्लड मैपिंग यानी कि कहाँ बाढ़ आ रहा है या बाढ़ से समझ, उस सब के बारे में जानकारी देगा कौन, EOS-04। इसमें दो और सैटेलाइट लगाए गए हैं जिनका नाम है इंस्पायर सैट 1, जिसका वेट कितना है 8.1 kg। नैनो सैटेलाइट के श्रेणी में इसको आप ले सकते हैं, स्मॉल सैटेलाइट के। इसका जो मिशन लाइफ होगा वो 1 साल तक ये काम करेगा, 1 साल तक जो है वो जानकारी उपलब्ध कराएगा, जानकारी मुहैया कराएगा। Two payloads in satellite are aimed at the improving the understanding of ionosphere dynamics and the sun coronal heating process। अब ये जो इंस्पायर सेट भेजा गया है वो आयन मंडल के अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। पृथ्वी के जब मंडल के बारे में आप बात करते हैं दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, है ना, के बारे में आप सारा बात करते हैं ना, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मिजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ऐसे करके आप स्फीयर्स के बारे में बात करते हैं। आयन स्फीयर्स, आयन स्फीयर ये वो स्फीयर्स होता है जहां से हमें क्या मिलता है,
जब रेडियो तरंग है ना, मोबाइल का सिग्नल, ये सारे जो हैं वो इसी से आपका जाते हैं और वहां से लौट कर आते हैं। ठीक है, तो आयनोस्फीयर के बारे में आप आयन मंडल के बारे में जानते हैं। तो ये जो इनसैट के बारे में हम भेजा है हमने, इनसैट आपका इंस्पायर सेट 1 जो हमने भेजा है, ये क्या करेगा कि इसी आयनोस्फीयर के बारे में पढ़ेगा और साथ में जो सन है यानी कि जो सूरज है, सूरज का जो कोरोना है, जो उसकी ऊपरी सतह है, उसमें हीटिंग कैसे हो रहा है उसके बारे में अध्ययन करेगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर सन की हीटिंग पढ़ने की क्या आवश्यकता है। दोस्तों आप जान रहे हैं कि भारत जो है एक मिशन जो है चंद्रमा पे भेज चुका है, मंगल पे भेज चुका है, और भारत जो है मिशन आदित्य के नाम से जो है वो सूर्य पे जो है वो सैटेलाइट लॉन्चिंग करने के बारे में भी आगे काम कर रहा है। तो इस मिशन के अध्ययन के माध्यम से जो है वो कोरोना के लेयर्स के बारे में, यानी कि सूर्य के जो ऊपर की जो लेयर है उसके बारे में पढ़ना चाह रहा है, जानना चाह रहा है, क्योंकि आगे भविष्य में जब वो मिशन आदित्य 1 को भेजेगा जो सूर्य के अध्ययन के लिए, तो उसके पहले जो है वो जान जाए कि किस प्रकार का वहां का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, जिससे कि अपने मिशन को लॉन्च करने में इसको सहायता मिलेगी। The satellite is built by Indian Institute of Space Science and Technology in association with Laboratory of Atmospheric and Space Physics at University of Colorado, बोल्डर, एनटीयू सिंगापुर एंड एनसीओ ताइवान। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो दूसरा सैटेलाइट भेजा गया है INS-2TD। 6 महीने इसका मिशन लाइफ है और 17.5 केजी है। Having a thermal imaging camera as its payload, the satellite benefits the assessment of land surface temperature, water surface temperature of wetlands और lakes और delineation of vegetation जैसे crop forest and thermal inertia day and night। तो जो INS-2TD जो भेजा गया है, कुल मिलाकर इसमें सेंसर्स लगे हैं किसके बारे में, कि ये जो सेंसर्स हैं वो तापमान के बारे में जानकारी देंगे कि भूमि के ऊपर का तापमान कैसा है, जलीय सतह के ऊपर का तापमान कैसा है। ठीक है, इसके अलावा क्रॉप और फॉरेस्ट के बारे में और थर्मल जानकारी डे और नाइट के। दिस इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ अ डिमॉन्स्ट्रेटर सैटेलाइट फ्रॉम इसरो, अ प्रिकॉर्सर्स टू द इंडियन भूटान जॉइंट सैटेलाइट। तो ये जो सैटेलाइट है वो इसरो के द्वारा भेजा गया है, और कुल मिलाकर बात करें तो ये भारत और भूटान का जो है कौन सा आपका ये INS-2TD, ठीक है ना, तो ये आपका संयुक्त जो है वो कार्यक्रम है। इसरो वर्क हाउस लॉन्चेस व्हीकल PSP ब्लास्टिंग ऑफ फ्रॉम द लॉन्च एट श्रीहरिकोटा। ठीक है ना, श्रीहरिकोटा से जो है इसको लॉन्च किया गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने लिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ले लिया है, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लॉन्च किए गए जो 3 उपग्रह है, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया है ना, सारी चीजें हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, अब थोड़ा सा भारत का अंतरिक्ष उपग्रह के बारे में बात करें तो भारत के पास वर्तमान में अगर हम बात करें तो 53 परिचालन उपग्रह हैं, जिनमें से 21 पृथ्वी के अवलोकन के लिए हैं, पृथ्वी के अवलोकन है कि पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन के लिए, और 21 जो है वो आपका टेलीकम्युनिकेशन यानी कि संचार से संबंधित आपका उपग्रह है। 8 नेविगेशन उपग्रह हैं, नेविगेशन का मतलब जो रास्ता दिखाने वाले मैप वाले हैं। ठीक है, और शेष जो है वो 3 जो है वो आपके विज्ञान से संबंधित उपग्रह है। ठीक है, अगला न्यूज आप सभी के स्क्रीन पर जो है वो दिख रहा होगा। एंजॉय कर रहे हैं आप लोग ना सभी लोग सेशन को। अगला न्यूज आप सभी के स्क्रीन पर देख रहा होगा, एक बार ध्यान से देखिए आप लोग। इस न्यूज पर हम लोग आ जाते हैं। न्यूज है द हिंदू से लिया हुआ न्यूज है। NHA टू इंटीग्रेट डाटा बेसिस ऑफ वेलफेयर स्कीम टू बूस्ट PMJAY कवरेज। PMJAY, ठीक है ना, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री सेड दैट द नेशनल हेल्थ Authority NHA is working to integrate a database of socio-economic caste census 2011 beneficiary with the National Food Security, ठीक है ना, portal so that benefits can be seek information regarding their entitlement under this scheme। प्रधानमंत्री JAY यानी कि जन आरोग्य योजना। तो दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पोर्टल के साथ जो है वो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के लाभार्थियों के डेटाबेस को एकत्रित करने के लिए जो है वो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। और इसमें यह परिकल्पना की गई है कि लाभार्थी अपने राशन कार्ड नंबर का उपयोग करके आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये NHA है क्या, यानी कि ये आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण क्या है। तो दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को जो है वो राज्य सरकारों के साथ जो है वो एक गठबंधन में जो है वो इसमें PMJAY के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई यानी कि एक ऑटोनोमस यूनिट के रूप में जो है वो स्थापित किया गया है। इसमें अगर हम बात करें दोस्तों तो ये आपका जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है,
इसमें नीतियों का निर्माण, परिचालन, दिशा निर्देश का विकास, कार्यान्वयन तंत्र, राज्य सरकारों के साथ समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन बनाने और निगरानी और नियंत्रण जो है इसके अंतर्गत जो है वो शामिल है। राज्यों में राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के कारण है तो जिम्मेदार राज्य सरकार का शीर्ष निकाय होगा। अब इसमें जो इच्छित लाभ है तो उचित मूल्यों की दुकानों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना जो है इसके बारे में जोड़ा गया है। आप देख रहे होंगे कई जगह आपको जो है वो आयुष्मान ऐसे मेडिकल जो स्टोर भी दिख रहे होंगे जहां आपको आयुष्मान भारत के तहत जो मेडिकल स्टोर जहां आपको सस्ते जो है वो आपको दवाइयां मिलती हैं। तो कुल मिलाकर इसमें क्या किया गया है कि लाभार्थियों को इस योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए उचित मूल्य की दुकान या राशन की दुकान उपयोग करने की अनुमति देगा। सर्विस पॉइंट विकसित करना यानी कि कार्ड बनाने के लिए मौजूदा कॉमन सर्विस सेंटर के साथ लाभार्थियों को अतिरिक्त सर्विस सेंटर विकसित करने में अवसर प्रदान करना, जिससे कि लाभार्थियों की पहचान प्रक्रिया में सुविधाजनक जो है वृद्धि हो। कॉमन आइडेंटिटी एनेबलर यानी कि अधिकांश सरकारी डेटाबेस में आधार को एक समान पहचान के रूप में प्रयोग करने के कारण एकीकरण करना आसान होगा। इसके अलावा eKYC के माध्यम से लाभार्थियों को पहचान जो है वो सुनिश्चित करने पर ध्यान देगा। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो क्रॉस प्लेटफॉर्म में एकीकरण के बारे में बात की गई है ना। यानी कि इस NHA के द्वारा अगर हम बात करें तो इसमें लाभार्थी को जागरूकता पैदा करना, ठीक है ना, उसके अंदर जागरूक करना कि लाभार्थी जो है वो क्या कर सके, इस योजना का सही तरीके से जो है वो लाभ उठा सके और इस कल्याणकारी योजना का जो है, ठीक है ना, को लागू करने में जो है वो विभिन्न मंत्रालय जो है वो किस प्रकार से सहयोग करेंगे इसके बारे में जानकारी हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की ओर अगर हम बात करें तो आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्यक्रम जो है इसके बारे में बात करें तो ये क्या है, ये एक विशाल महत्वाकांक्षी भारत की सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो है एक योजना है, ठीक है, जिसमें कि इसको आगे बढ़ाने के क्षेत्र में जो है वो काम किया जा सके। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है तो ये माध्यमिक देखभाल जिसमें सुपर विशेषज्ञ शामिल नहीं है के साथ तृतीय देखभाल जिसमें एक सुपर विशेषज्ञ शामिल है कि प्रति परिवार को 5 लाख रुपए की बीमा राशि जो है वो प्रदान करने के बारे में बात की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अगर हम बात करें तो लाभार्थियों को सेवा के बिंदु पर कैशलेस और पेपरलेस सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी। और आप जान रहे हैं कि स्वास्थ्य एक ऐसी समस्या है ना, अगर हॉस्पिटल किसी कारण से जाना पड़े तो अच्छे से अच्छे लोगों की जो है स्थिति नाजुक हो जाती है, खर्च। तो ये सरकार के द्वारा जो कि योजना है कि लगभग हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का जो है वो हेल्थ कवर किया जा रहा है। बहुत अच्छी योजना है, ठीक है, जिससे कि गंभीर से गंभीर बीमारियों का जो है हर साल 5 लाख यानी कि 5 साल में 25 लाख रुपए तक का कवर है। हम मैं मजाक के लहजे में एक बात कहता हूँ, जैसे कि कई लोग बार बार प्रश्न पूछते हैं ना कि मोदी जी ने तो कहा था कि 15 लाख आएंगे, कहाँ है 15 लाख, ठीक है। अभी चुनाव के समय में देख रहा था कि तो इसके पक्ष में लोग तर्क क्या दे रहे हैं कि 5 लाख रुपए का आपका ये आयुष्मान भारत योजना है ना, अगर मान लीजिए परिवार में किसी की स्थिति खराब हुई तो 5 साल तक 5 × 5 25 लाख तो ऐसे ही आपके अकाउंट में आ गए कि 5 साल तक अगर आपको कोई बीमारी होती है, गंभीर से गंभीर बीमारी, तो आपका इलाज होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया जो घर आपको दे रहा है 2.5 लाख वो होगा, तो ऐसे करके जोड़ जोड़ के लोग 30 लाख तक का बजट सुना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए भैया बात हुई थी 15 लाख की, मिल रहा है आपको 30 लाख, ठीक है। वो दूसरी बात है कि आपके हाथ में कैश नहीं आ रहा, आपको सुविधा के रूप में मिल जा रहा है ना, जिसका आप यूज कर रहे हैं, है ना। तो तर्क दिया जा रहा है, उसके बाद शौचालय 15,000 ऐसे कर करके काफी सारे तर्क दिए जा रहे होता है ना, पक्ष विपक्ष जो है वो सुनता रहता है। स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा, देखभाल, उपचार, दवाओं की लागत तथा निदान जो है इसमें शामिल है। पैकेज दर में जितने सब कुछ शामिल है ताकि प्रत्येक उत्पाद या सेवा के लिए अलग से कोई भी शुल्क नहीं दिया जा सके, ठीक है। तो इस योजना में जो है हम देख रहे हैं, ठीक। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की जो मुख्य विशेषता थी, इसका उद्देश्य क्या था, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता पर खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना, जिसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी को 50% जो है वो लक्ष्य किया गया है, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान क्या है कि प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए के हिसाब से मिलेंगे। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान जो है बच्चे के जन्म के 6 माह के बाद भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपये मातृत्व लाभ प्रदान किया जाएगा। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए भोजन, खाद्यान्न या भोजन आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के बारे में बात की जाए, ठीक है।
दोस्तों ये विजेता स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये कुछ स्कीम है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये कुछ प्रोग्राम, इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए अगला न्यूज है आपके स्क्रीन पर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर्स से और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी के सहयोग से ये न्यूज जो है वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हेल्प रिकिंडल तेलंगाना स्टेट फेस्टिवल ऑफ मेदाराम जठरा विथ एडेड विक्योर। ठीक है ना, तो मेदाराम जात्रा, ठीक है ना, ये त्यौहार 2022 और जनजातीय संस्कृति उत्सव के लिए जो है वो 2.26 करोड़ रुपया बजट जो है वो आवंटित किया गया है। और तेलंगाना का अगर हम बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा जो जनजातीय समुदाय है, कौन सा जनजातीय समुदाय है, कोया जनजाति के द्वारा 4 दिनों तक मनाए जाने वाला कुंभ मेले के बाद मेदराम यात्रा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है। मेदराम यात्रा के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो ये आपका समक्का सरलम्मा यात्रा के नाम से भी इसको जाना जाता है, समक्का सरलम्मा यात्रा के नाम से। और ये एक आदिवासी त्यौहार है जो अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासकों के विरुद्ध माँ बेटी समक्का और सरलम्मा की लड़ाई का प्रतीक है। ठीक है ना, समक्का मतलब माँ और सरलम्मा मतलब बेटी। ठीक है, और ये किसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, ये लड़ाई कर रहे हैं ऐसे कानून के खिलाफ, ठीक है ना, जो कि अन्यायपूर्ण कानून है। तो इनके याद में जो है ना, इसको ध्यान में रखते हुए जो है इस आदिवासी त्यौहार को जो है वो मनाया जाता है। तो इसको मक्का सरलम्मा कहाँ, तेलंगाना, या दूसरा आपको अगर हम बात करें तो मेदराम यात्रा के नाम से भी इसको आप जान रहे हैं। यह तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है और यह वारंगल जिले के टरवड़ी मंडल के मेदरमा गांव में इसका प्रारंभ हुआ। तो गांव जो है मेदरमा था, इसलिए इसका नाम जो है वो मेदरमा यात्रा के नाम से, यात्रा मतलब यात्रा, ठीक है ना। मेदराम अंतर्गत वन्यजीव अभ्यारण्य में एक दूरस्थ स्थान है जो दंडकारण्य का एक हिस्सा है और यह क्षेत्र इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जीवित वन क्षेत्र है। ठीक है ना, यह 2 साल में एक बार यानी कि फरवरी के महीने में, माह के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला जो त्यौहार है। और लोग अपने वजन के बराबर जो है मात्रा में देवी देवताओं को क्या करते हैं कि गुड़ चढ़ाते हैं। ठीक है ना, गुड़ को क्या कहा जाता है, वहाँ वंगारम या वेल्लम कहा जाता है तेलंगाना में। तो क्या करते हैं, जितना उनका वेट होता है उतना ही क्या करते हैं, वो गुड़ चढ़ाते हैं। और गोदावरी की एक सहायक नदी है जिस नदी का नाम क्या है, वागु नदी। उस वागु नदी में जो है वो स्नान करते हैं और मानते हैं कि ये काफी पवित्र नदी है। ठीक है, ठीक है ना। वर्ष 1996 में यह राज्य महोत्सव घोषित किया गया था। कोया जनजाति के बारे में बात करें तो कोया जनजाति तेलंगाना की सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति है और तेलंगाना में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। यह समुदाय तेलुगु भाषी राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो है वो फैला हुआ है। कोया के बारे में बात करें तो कोया स्वयं को लोकप्रिय डोरला सट्टम यानी कि लॉर्ड्स ग्रुप और पुट्टा डोरा यानी कि ओरिजिनल लॉर्ड्स कहते हैं। और गोंड जनजाति की तरह कोया अपनी बोली को स्वयं कोइतर कहकर बुलाते हैं। गोदावरी और सबरी नदियां जो अपने मूल क्षेत्र में होकर बहती हैं, कोया के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पे जो है इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। इनके आवास और आजीविका के बारे में बात करें दोस्तों तो कोया मुख्यतः स्थायी रूप से किसान फैमिली से हैं और ये जो उत्पादन करते हैं वो ज्वार, रागी, बाजरा और अन्य मोटे अनाज का जो है वो उत्पादन करते हैं। कोया जनजाति की भाषा के बारे में हमने बात किया तो हमने कहा कि बहुत सारे लोग जो है वो कोया भाषा बोलते हैं, जिसको कि कोयतुर के नाम से ये अपना बात करते हैं कि हमारी भाषा जो है वो कोयतुर है। और कोया भाषा जो है वो धीरे धीरे अब लोग जो है इस भाषा को जो है वो भूल रहे हैं। ठीक है ना, उन्होंने तेलुगु को जो है अपनी मातृभाषा के रूप में अपना लिया, लेकिन कुछ अन्य हिस्सों में अभी भी कोया भाषा का जो है वो प्रयोग किया जा रहा है। इनके धर्म और त्यौहार के बारे में बात करें तो भगवान भीम, कोर्री, राजुलू, मामिला और पोटा राजू कोया जनजाति के जो है महत्वपूर्ण देवता हैं। उनके मुख्य त्यौहार जो है विज्जी पांडम यानी कि विश्व आकर्षक त्यौहार और कोंडला कोलुपो यानी कि पहाड़ी देवताओं को खुश करने का त्यौहार जो है। कोया के कई धार्मिक पदाधिकारी जो अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में जो है वो इन्हें भाग लेते हैं। ठीक है, अगला जो न्यूज है दोस्तों ये आपका WHO से लिया हुआ न्यूज है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लिया हुआ न्यूज है एक फीवर के बारे में जिसका नाम है लस्सा फीवर। नाइजीरिया में ये फीवर है दोस्तों और कहा जा रहा है कि कोविड के बाद एक नई बीमारी जो है वो शुरू हुई। देखो बीमारियां जो है वो अंत नहीं हो रही है ना, धीरे धीरे जितना हम जागरूक हो रहे हैं उतना धीरे धीरे हम क्या है नई नई बीमारियों को जो है हम देख रहे हैं। तो इन नाइजीरिया फ्रॉम 3 to 30 जनवरी 2022 211 लेबोरेटरी कन्वर्ट लासा फीवर केसेस। ठीक है ना, तो लगभग 3 से लेकर 30 जनवरी तक हमने क्या देखा, नाइजीरिया में जो है 211 लेबोरेटरी में जो है वो लासा फीवर के केसेस जो है वो हमें देखने को मिले हैं। ये लासा बुखार है क्या,
तो दोस्तों लासा बुखार के बारे में बात करें तो इसमें क्या है, हमने देखा है कि अभी तक इस बुखार से जो है वो 3 लोगों की जो है वो मृत्यु भी हो चुकी है, और ये मामला सबसे ज्यादा पश्चिम अफ्रीका देशों में जो यात्रा करने वाले जो लोग हैं, है ना, वहां ये देखने को मिला है। लासा बुखार के बारे में बात करें दोस्तों, तो लासा बुखार जो है, कहा जा रहा है कि ये बुखार जो है वो वायरस से पैदा होने वाला अफ्रीका में पाया जाने वाला एक बुखार है, और पहली बार इसे वर्ष 1969 में जो है वो नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था, इसलिए लासा में होने के कारण इसका नाम जो है वो लासा बुखार रख दिया गया है। कहा गया है इस बीमारी के बारे में कि इस बीमारी का जो फैलाव है मुख्य रूप से जो है वो चूहों के द्वारा जो है फैलता है, और ये बीमारी अगर हम बात करें तो सियरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी, नाइजीरिया सहित पश्चिम अफ्रीका के देशों में पाया जाता है, ठीक है, जहां लासा जो है वहां के लिए एक स्थानिक बीमारी है, ठीक है ना। कहा गया है ये बीमारी जो है ये मेटोमिस चूहे में घातक लस्सा वायरस फैलने की क्षमता रखता है। इससे व्यक्ति तब संक्रमित हो जाता है जब वो किसी संक्रमित चूहे, ठीक है ना, कि मूत्र या मल से दूषित भोजन या घरेलू सामान के संपर्क में आ जाता है। मान लीजिए कि किसी के घर में जो है चूहे हैं, ठीक है ना, और कौन से चूहे हैं, मेटोमिस चूहे हैं। अब ये मेटोमिस चूहे क्या कर रहे हैं, खाने के आसपास जो है, पानी के आसपास जो है वो या तो मूत्र त्याग कर दे रहे हैं या मल त्याग कर दे रहे हैं, या व्यक्ति जो है उनके हाथ में संपर्क में आ जा रहा है और वो गलती से जो है अपने हाथ में में हाथ डाल दे रहे हैं या किसी तरह वो खाने, तो इसके संक्रमण के द्वारा जो है ये बीमारी हमें देखने को मिल रही है। और कभी कभी हम क्या देख रहे हैं कि जो भी बीमार व्यक्ति होता है वो संक्रमित होने के बाद जो है उसके शारीरिक तरल पदार्थ आंख, नाक, मुंह जैसे जो भी आपके बॉडी है उसमें जैसे ये टच में आता है, टच में आने के बाद क्या हो जाता है, ये पूरी बीमारी जो है उसके शरीर में फैल जाती है, ठीक है ना। स्वास्थ्य देखभाल परिषद से ये भी कहा गया है कि ये बीमारी जो है ये ह्यूमन टू ह्यूमन जो है वो ज्यादा फैल रही है, जैसे कि कोविड के बारे में हमने क्या कहा कि ह्यूमन टू ह्यूमन, तो यहां भी हम क्या देख रहे हैं कि जो लासा बीमारी एक व्यक्ति को हुआ है तो एक व्यक्ति के टच में आने वाले दूसरे व्यक्ति, उसके बाद टच में आने वाले तीसरे व्यक्ति को जो है वो हो रहा है। इसके लक्षण क्या है, तो समान लक्षण में हल्का बुखार हो रहा है, थकान हो रहा है, कमजोरी हो रहा है, सर दर्द है। गंभीर लक्षण में ब्लीडिंग हो रहा है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, उल्टी हो रही है, चेहरे में सूजन आ जा रहा है, छाती, पीठ एवं पेट में दर्द हो रहा है। लक्षण की शुरुआत जो है वो 2 सप्ताह में रोगी की मृत्यु हो सकती है, और आमतौर पर बहु अंग यानी कि बहुत सारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। इसका उपचार क्या है, तो इसके लिए एक एंटीवायरल दवा जिसका नाम है रीवाबेरिन, कहा जा रहा है कि ये इससे जो है इसका इलाज जो है वो हो रहा है, और इस बीमारी के होने पर तुरंत इसको दे देना चाहिए। कुछ बैच कोर्सेस हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, इसकी जानकारी आप लोगों के लिए है। ये कुछ बैच कोर्सेस हैं, इसका आप लाभ उठा सकते हैं, ये कुछ बैच कोर्सेस हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं, ये कुछ बैच कोर्सेस हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों अनअकैडमी पे 1 सब्सक्रिप्शन से आपको काफ़ी सारे एग्जाम में लाभ होंगे। अगर आप अनअकैडमी यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, है ना, तो आपको यूपीपीएससी अपर, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, लेखपाल, बी और ऑप्शनल कोर्स का लाभ मिलेगा। इसके लिए जो आपको कोड यूज करना है वो कोड क्या है, अनूप 10 कोड का यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोशिश कीजिए नया मोबाइल नंबर और नए ईमेल आईडी का ही प्रयोग करके आप सब्सक्रिप्शन लें, ठीक है। ये फी स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, 24 महीने का 13,600, 12 महीने का 9,350, 6 महीने का 7,650, 3 महीने का 4,250 और 1 महीने का 1,700। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप क्या करोगे, कोड लगाओगे अनूप 10, तो आपके फीस में नॉर्मली जो है वो 10% ऑफ होता है, लेकिन आज अगर आप अनूप 10 कोड का यूज करके नए मोबाइल नंबर और नए ईमेल आईडी के माध्यम से सब्सक्रिप्शन लोगे तो 10% नहीं, आज आपको 20% ऑफ मिलेंगे, है ना। 16 फरवरी रात 12 बजे तक, है ना, रात 12 बजे तक जो है आपको 20% के ऑफ मिलेंगे। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर, घर बैठे बैठे यूपी बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें 6 महीने की फीस 7,960 और 12 महीने की 10,620 है। लेकिन जैसे ही कोड लगाओगे यहाँ भी आज आपको 10% की जगह 20% का ऑफ मिलेगा। बग्स बाउंटी, अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी एजुकेटर क्लास में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखाया जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सेशन को। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो हैं वो तैयार हो चुके होंगे। किया जाए शुरू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सेशन को। ठीक है, चलें शुरू करें।
तो चलिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत के साथ कितने मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान भेजा जाएगा? 40,000, 50,000, 30,000, 20,000 मीट्रिक टन। फटाफट उत्तर दीजिए। काजल। दोस्तों, जिन्होंने कहा बी 50,000 मीट्रिक टन, वो सभी का उत्तर जो है सही। अगला है, रूस और किस देश के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास उसने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है? यूक्रेन, नेपाल, चीन या अमेरिका? तो दोस्तों, जिन्होंने कहा यूक्रेन, वो सभी के उत्तर जो है सही है। अगला है, हाल ही में किस देश के प्रशासन ने लंबे समय से प्रतीक्षित अपने इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है? नेपाल, रूस, अमेरिका या जापान? दोस्तों, जिन्होंने कहा अमेरिका, वो सभी के उत्तर जो है सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुई? नेपाल, पाकिस्तान, इराक या जापान? दोस्तों, जिन्होंने कहा जापान, वो सभी के उत्तर जो है सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 फरवरी, 18 अगस्त या 25 मई? सचिन, मुकुल, मुकेश, काजल, प्रीति? दोस्तों, जिन्होंने कहा 12 फरवरी, सभी के उत्तर जो है सही है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया? नेपाल, भारत, रूस या ऑस्ट्रेलिया? कोआला। दोस्तों, जिन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित एक शोध से पता चला है कि असम का किस राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान या डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान? दोस्तों, जिन्होंने कहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कृषि और संरचना विकास उपकर को 7.5% से घटाकर कितने परसेंट करने की घोषणा की है? 3%, 4%, 5% या 7%? और ये अंतिम प्रश्न है आज का।
तो दोस्तों जिन्होंने कहा 5% वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने पसंद किया होगा आज के सेशन को। और अगली मुलाकात जो है वो हमारी 2 बजे प्लस की क्लास में होगी और रात को 8 बजे हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस में होगी, है ना। ये जो आपकी स्पेशल क्लासेस है जिसमें हम लोग जलवायु विज्ञान के उन टॉपिक के ऊपर जो है वो चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपकी फ्री क्लासेस हैं, तो इसका आप लाभ उठाइए। इसके लिए कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। आप अनूप 10 कोड के माध्यम से जो है वो अनलॉक करके जो है वो क्लासेस को देख सकते हैं। इसके लिए आप नीचे जहाँ डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन पे नीचे देखिए प्रोफाइल लिंक, एजुकेटर प्रोफाइल लिंक दिया है, उसके माध्यम से आप जुड़कर क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं 8 बजे रात को, ठीक है। तो इसका लाभ उठाइए। और दोस्तों एक बार फिर से मैं आप लोगों को कहूँ कि जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और वो सब्सक्रिप्शन लेने के इच्छुक हैं, देखिए होता क्या है कि कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में बात चल रही होगी कि सर मेरे पास समय नहीं। देखिए जब आप शुरुआत करते हैं तो समय अपने आप बनने लगता है। और लाइफ में कभी ये ना हो कि मुझे साल 2 साल बाद ये लगे कि यार मुझे उस मौके को ले लेना चाहिए था, मैंने उस मौके को छोड़कर जो है वो बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि जब लाइफ में पछतावा होता है तो उस पछतावा का आप समझ रहे हैं कोई निदान नहीं है, है ना। तो हमें कुछ नहीं पता है कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, हम कुछ नहीं जानते। अगर हमारे दिमाग में ये बात आई कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए तो इसका मतलब है कि कुछ दैवीय शक्ति, कुछ ईश्वरीय शक्ति आपको कुछ एक नया रास्ता दिखा रही है। और आप जानते हैं दोस्तों कि मौके बार बार आपके दरवाजों को नहीं खटखटाती है। अगर मौका आपके दरवाजे को खटखटा रहा है और आपके पास मौका है, चाहे 1% भी आपके पास मौका है, तो उस मौके को आप लपक लीजिए। आपको नहीं पता भविष्य क्या है, हो सकता है भविष्य काफ़ी बेहतर हो, लेकिन आप डर के कारण उस बेहतर भविष्य की तरफ जाने में संकुचा रहे हैं। तो एक बार फिर से सोचिए, विचार कीजिए, आगे बढ़िए। और खोने के लिए आपके पास क्या है और पाने के लिए बहुत कुछ है। तो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, है ना। और उसका लाभ उठाइए। घर बैठे बैठे आपको तैयारी करना है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। सुविधाएं मिल रही हैं, सुविधाओं का लाभ उठाइए और अपनी तैयारी को जो है वो परिणाम में बदलिए। टेलीग्राम का लिंक अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। वीडियो को अगर लाइक कर दिया होगा तो फिर लाइक मत कीजिएगा, अनलाइक हो जाएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने सारे मित्रों के साथ समझाइए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, है ना। और विदा होने के समय रोज की तरह बस यही कहूँगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। सकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को ओतप्रोत कीजिए और सकारात्मक ऊर्जा का जो है संचार कीजिए, क्योंकि जैसा आप सोचोगे परिणाम वैसे ही आएंगे। जय हिंद, जय भारत।